Okay, Bachawadi, we were doing poverty as a challenge, and we were seeing this, or we were trying to understand the scenario of poverty in India. ठीक है, हमारा इंडिया में भाई साहब क्या है? In comparison, there is significant decline in poverty. तो कुछ जगहों पे, कुछ स्टेट स्पेसिफिक जगहों पे आपका काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है. जैसे जम्मू एंड कश्मीर में काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है. ठीक है, certain states, let's say high agricultural growth rate has reduced poverty in पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स में, पंजाब और हरियाणा में हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ है. ठीक है, पॉवर्टी सिनेरियो इन फ्यू स्टेट जैसे केरला में भी काफी सारा पॉवर्टी कम हुआ है. केरला हैज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. वहां पे एजुकेशन को उन लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस किया है, जिसके वजह से पॉवर्टी में अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिल रही है. ठीक है, हेल्थ केयर और एजुकेशन में केरला ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, हेल्थ केयर और एजुकेशन दोनों में. ठीक है, इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव रिड्यूस्ड पॉवर्टी. लैंड रिफॉर्म के जो मेजर्स हैं, मतलब वेस्ट बंगाल में क्या हुआ कि जो लैंड या जमीन ज्यादा करके जमींदारों को था, जमींदारों के नाम पे था, वो बेसिकली फार्मर्स को दिया गया. तो ये लैंड रिफॉर्म मेजर था, जिसके वजह से पॉवर्टी काफी डिक्लाइन हुई. ओके, इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव रिड्यूस्ड पॉवर्टी. ठीक है, इन स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्रूवमेंट. तो आपके देखो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में भी पॉवर्टी कम हुआ है. शायद इसका ये रीजन है कि यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, पीडीएस जिसको अपन बोलते हैं, वो इफेक्टिवली काम किया. यहाँ पे झोल नहीं हुआ है, यहाँ पे गवर्नमेंट के लेवल पे झोलर कम है. ठीक है, वरना जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राशन के, उसमें जो राशन मिलता है उसमें काफी झोल हो जाता है ऊपर नीचे. ठीक है, सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्रूवमेंट. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स है भाई साहब ये. ठीक है, ओके, सो अगर आप देखोगे परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, बिहार, उड़ीसा, आसाम, आंध्र प्रदेश, ये आपका परसेंटेज ऑफ पीपल है बिलो पॉवर्टी लाइन. द 3 स्टेट्स वेयर द पॉवर्टी रेशियो इज हाईएस्ट. तो आपका देखो पॉवर्टी रेशियो जो हाईएस्ट है वो बिहार, उड़ीसा एंड आसाम. ठीक है, ये लिख लीजिए भाई साहब, द 3 स्टेट्स वेयर पॉवर्टी रेशियो is the highest is Bihar, Odisha and Assam. ठीक है, पॉवर्टी रेशियो इनमें भाई साहब हाईएस्ट है. देखो, ठीक है, दिस इज बेसिकली द पॉवर्टी रेशियो. दे आर हाई रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया. ठीक है, द 3 स्टेट्स वेयर द पॉवर्टी रेशियो इज द हाईएस्ट. ठीक है, पॉवर्टी रेशियो इज द हाईएस्ट और पॉवर्टी रेशियो इज द लोएस्ट. ठीक है, द 3 स्टेट्स इन विच पॉवर्टी रेशियो इज द लोएस्ट कौन कौन से हो जाएंगे भाई साहब? पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड केरला. ठीक है, तो आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड केरला आर द 3 स्टेट्स इन विच द पॉवर्टी रेशियो इज द लोएस्ट. ठीक है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड केरला, these are the 3 states in which poverty ratio is the lowest. ठीक है, क्लियर है? ओके. मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, वर्ल्ड बैंक स्टैंडर्ड फॉर पॉवर्टी लाइन. अभी हमने देखा भाई साहब इंडिया में एक स्टैंडर्ड है पॉवर्टी लाइन का, और पॉवर्टी लाइन मतलब हमने कल देखा ये हमारे एसोसिएटेड है फूड के रिक्वायरमेंट के साथ. ठीक है, हमारा जो 2400 का कैलोरी है वो एक ग्रामीण इलाके का रिक्वायरमेंट है, और 2100 कैलोरी जो है वो शहरी इलाके का रिक्वायरमेंट है. अगर आपकी आय या आप जो अर्थ उपार्जन करते हैं वो इसको मीटअप नहीं कर पा रहा है, देन इट इज कंसिडर्ड एज बिलो पॉवर्टी लाइन. ओके, अभी हमारा यहाँ पे वर्ल्ड बैंक मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ $1.25 पर पर्सन पर डे. अगर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर किसी जगह पे एवरेज एक इंसान $1.25 पर डे से कम कमा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है. ठीक है, इसको लिख लीजिए, मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट मतलब क्या है? हमारे यहाँ पे तो डॉलर नहीं चलता है, तो $1 का जो रेट होगा, $1.25 का जो रेट होगा, उसके हिसाब से अगर हम नहीं कमा पा रहे हैं ऑन एन एवरेज, देन दैट पर्सन विल बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन. वो भाई साहब बिलो पॉवर्टी लाइन का इंसान हो जाएगा. ठीक है, a person who is not able to earn this much
1.25 पर डे मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्विवेलेंट, मतलब इसका कन्वर्जन कर लो, ये वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, हमारे इंडिया के हिसाब से जो था वो हमने कल देखा है, ये वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी इंसान हो, अगर वो भाई साहब $1.25 का इक्विवेलेंट नहीं कमा पा रहा है उसके देश के उसके हिसाब से, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द पर्सन अर्निंग लेस देन $1.25 इज अ पुअर पर्सन, so this will be a poor person. According to the World Bank, poverty in developing countries has fallen from 43% in 1990 to 22% in 2008. तो इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, एक डेवलपिंग कंट्री है। तो वर्ल्ड बैंक ने ये आंकड़े लगाए हैं कि पॉवर्टी का बड़े जोरों शोर से गिराव हो रहा है, इट इज बेसिकली डिक्लाइनिंग। तो 43% था कहाँ 1990 में, और वो अभी गिर के 22% हो गया है 2008 में। सो इन लगभग 18 सालों में दिस इज द ड्रॉप दैट हैज हैपेंड, ठीक है, दिस इज अ ह्यूज सिग्निफिकेंट ड्रॉप दैट हैज हैपेंड। पॉपुलेशन बिलो $1.25 अ डे, अभी हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड में कि कहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है विच इज अर्निंग लेस देन $1.25 पर डे, ठीक है, पॉपुलेशन बिलो। तो आपका देखो नाइजीरिया में 64% पॉपुलेशन है, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। 64% मतलब सिर्फ 36% ही $1.25 के ऊपर कमा रहा है। तो अ ह्यूज चंक ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन इन नाइजीरिया। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके। ब्राजील में देखो 4% है और ब्राजील आगे निकल जाएगा। इंडिया और ब्राजील ऑलमोस्ट सेम चल रहे थे, लेकिन अभी धीरे धीरे ब्राजील आगे निकल जाएगा क्योंकि यहां पे सिर्फ 4% है। ब्राजील भी एक कॉलोनियल एम्पायर है और इंडिया भी एक कॉलोनियल एम्पायर है। स्टेट बोर्ड में 10th में आप देखेंगे इंडिया और ब्राजील का कंपैरिजन किया गया है। तो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन का इतना ज्यादा जनसंख्या हो गई है कि इसके वजह से हम इस डेवलप कैटेगरी में नहीं आ पा रहे हैं। ब्राजील आगे निकल जाएगा अगले कुछ सालों में, ठीक है, और काफी जोरों शोर से आगे निकल जाएगा। पाकिस्तान में 23% है, बांग्लादेश में 50% है, इंडिया में 42% है। आप देखो यहाँ पे पॉपुलेशन बिलो दिस मच डॉलर्स, ब्राजील में सिर्फ 4% है और हमारे इंडिया में इट्स इवन हायर देन पाकिस्तान, 42% है, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस, एज पर वर्ल्ड बैंक हम पाकिस्तान से भी ज्यादा गरीब हैं इन टर्म्स ऑफ द एवरेज इनकम दैट वी आर जनरेटिंग। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये आंकड़े समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन बिलो $1.25 अ डे। चाइना में देखिए 16% है, श्रीलंका में 7% है, 19% है। और ये क्यों है मालूम है? अगर मैं सिर्फ इंडिया और ब्राजील की बात करूं तो कल मैंने जैसे आपको बताया अप्रोक्सीमेटली 500 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज द इंडियाज पॉपुलेशन, और ब्राजील में 23 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज देयर पॉपुलेशन। दूसरा, वहां पे लिटरेसी रेट इज टचिंग 80 और क्रॉसिंग 85%, वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू क्रॉस 70%। तीसरा, आपका वहां पे सेक्स रेशियो जो है, सेक्स रेशियो मतलब आपके नंबर ऑफ फीमेल्स पर मेल, वहां पे हमारे इंडिया में भाई साहब ये 950 चल रहा है, ब्राजील में ये 1070 क्रॉस कर चुका है, ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल्स पर मेल्स इज मोर, ठीक है, इसीलिए वहां पे देखो डेवलपमेंट सारे एस्पेक्ट्स में ज्यादा हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट, 4% मतलब बहुत ही कम है, ठीक है। तो शेयर ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन $1.25 अ डे, ये डेटा आपका पब्लिश बिटवीन 1980 टू 2011 है, ठीक है। ये आपका चाइना है, ठीक है। आप देखो भाई साहब चाइना का स्टीपली डिक्लाइन हो रहा है, 1981 से आपके 2011 तक देखो आपका स्टीप डिक्लाइन है, ठीक है। ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है, ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन में भाई साहब डिक्लाइन हो रहा है, ऑलमोस्ट एज गुड एज चाइना डिक्लाइन हो रहा है, तड़ातड़ डिक्लाइन हो रहा है भाई साहब। देखो ये डिक्लाइन होना ही चाहिए, ठीक है। ये जो संख्या है लोगों की ये डिक्लाइन होनी चाहिए। तो आपका देखो ये ग्राफ दिखा रहा है यहाँ पे कैसे डिक्लाइन हो रहा है, देखो, ठीक है, परसेंटेज है वो तड़ातड़ डिक्लाइन हुआ। लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन ये आपका ग्रीन है, ऑलमोस्ट सेम ही है, और ये ज्यादा था भी नहीं, ये तो किसी कंट्री में रह ही जाएगा, इतना तो रहेगा ही। और ये इसलिए नहीं है कि कंट्री इनकम नहीं जनरेट कर पा रही है, ये इसलिए है कि कुछ लोग ऐसे आलसी होते हैं, कमाएंगे नहीं, ठीक है, ये इसलिए है, ठीक है। इतना आपका रह ही जाएगा, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। मतलब आप देखो ऐसा बोलेंगे कि आप जितना भी अच्छा पढ़ा लो, जितना भी अच्छा टीचर्स रख लो, कुछ लोग भाई साहब फेल होंगे, है ना, दैट इज हाउ इट इज। तो एक इकोनॉमी में कुछ लोग भाई साहब काम नहीं करने के एटीट्यूड से भी रहते हैं, कमाने धमाने के नहीं, लेकिन काम नहीं करने के, तो ये रहेगा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट एक सर्टेन हो गया है, इससे नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। साउथ एशिया, आप साउथ एशिया देखिए भाई साहब, यहां पे साउथ एशिया में हम आते हैं, ठीक है। यहां पे देखो ज्यादा डिक्लाइन नहीं है,
ठीक है। यहाँ पे जैसे स्टीप डिक्लाइन है, टक से इधर पहुंचा है, यहाँ पे ज्यादा डिक्लाइन नहीं है। सांप सीढ़ी का गेम अगर लूडो में आप समझते होंगे तो ये भी आप समझ पाएंगे। ये जो सांप होता है 99 पे रहता है और सीधा आपको लाकर फेंकता है 2 या 3 में, वैसा कुछ है, ठीक है। ओके, सब सहारन अफ्रीका, आपका सब सहारन अफ्रीका है, कभी बढ़ा है कभी भाई साहब कम हुआ है, ऐसा हुआ है, ठीक है। ओके, सो पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटैंशियली इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। नंबर ऑफ पुअर इन चाइना हैज कम डाउन फ्रॉम 85% in 1981 to just 6% in 2011. This is a huge achievement. ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। डेमोक्रेसी के बेनिफिट्स भी हैं और आपके नुकसान भी हैं। डेमोक्रेसी में होता क्या है कि आपको कोई भी डिसीजन लेने में बहुत तामझाम करना पड़ता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब सब लोग अप्रूवल देंगे, फिर वो पास होगा, फिर उस पर सिग्नेचर होगा, फिर कुछ लोग उसका विरोध करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन चाइना जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे डिसीजंस फटाफट लिए जाते हैं, ठीक है। सो एट टाइम्स डिसीजंस माइट गो रॉन्ग बट दे आर क्विकर, ठीक है। ये आपको दिख रहा है भाई साहब, 85% से भाई साहब 6% पे आ गए। देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे जैसे अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या बात है, इफ वी आर लेट्स से टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन, चाइना क्यों सेकंड हो गया, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती का 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाया। जबरदस्ती करना ही पड़ेगा, अगर आपके दूसरा बच्चा हो गया उसका स्कूल का फीस इतना हाई रहेगा कि आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे उसको पढ़ाना, उसका परवरिश आपके लिए इतना खर्चीला हो जाएगा कि आप दूसरे बच्चे का सोच ही नहीं सकते, ठीक है। सो ये सब चीजें हो जाती हैं भाई साहब, ठीक है। नंबर ऑफ पुअर इन चाइना हैज कम डाउन फ्रॉम 85% in 1981 to 6% in 2011। तो देखो डेमोक्रेसी के चैलेंजेस होते हैं काफी सारे, आप ये सारी चीजें इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी के कनपट्टी पे बंदूक रखकर ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब 3 पैदा कर लिए, चौथा मत पैदा कर, मार दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते भाई साहब, डेमोक्रेसी है, कितना भी कोई भी पैदा कर सकता है और कर ही रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा या हमारे लिए जो हमारे डेवलपमेंट में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है वो है हमारा पॉपुलेशन, जिसको हमने बहुत ही बेकार तरीके से मैनेज किया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपके रोक टोक के मेजर्स नहीं है। रोक टोक के मेजर्स आप बहुत स्ट्रिक्टली डेमोक्रेसी में अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट, ठीक है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हुए, इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द नंबर ऑफ पुअर इज डिक्लाइन मार्जिनली। इसीलिए देखो आपका नंबर ऑफ पुअर जो डिक्लाइन हुआ है वो मार्जिनल हुआ है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ है, ठीक है। शेयर ऑफ पीपल, तो इट हैज कितना डिक्लाइन हुआ है, देखो 61 से कहां तक आया है, 36 में, ठीक है। चाइना में आपका 80 से 6 पे आ गया है, यहां पे भाई साहब 61 से 36 पे ही आया है। सो इट्स अ मार्जिनल डिक्रीज। आर वी गेटिंग दिस? डिक्रीज हुआ है लेकिन मार्जिनल डिक्रीज है, ठीक है, इट्स नॉट अ सब्सटैंशियल डिक्रीज। ओके, इन सब सहारन अफ्रीका पॉवर्टी फेल मार्जिनली फ्रॉम 51 टू 47। तो आपका देखो यहां पे स्टार्ट हुआ था 51 पे और 47 पे, बीच में तो बढ़ भी गया था एक्चुअली, ठीक है। तो यहां पे बहुत मार्जिनल है, वेरी वेरी मार्जिनल। ओके, इन लैटिन अमेरिका द रेशियो ऑफ पॉवर्टी रिमेन द सेम। लैटिन अमेरिका में देखोगे रेशियो ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे नीचे इतनी गरीबी किसी भी देश में रहेगा ही, ये बाई प्रोडक्ट ही है, ठीक है। कुछ लोग कुछ भी कर लिए वो भिखारी रहेंगे, ठीक है। आप उनको जबरदस्ती काम करवा के उनको पैसा हाथ में नहीं दे सकते, वो नहीं काम करेंगे, ठीक है। सो इतना पॉवर्टी सब जगह रहेगा ही। दिस इज लैटिन अमेरिका में आपका क्या कहते हैं, चिली, ठीक है, और ये सारे कंट्रीज आते हैं आपके साउथ अमेरिका के टाइम पे, ठीक है। तो दीज कंट्रीज आर देयर, लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन, वेस्ट इंडीज वगैरह, ठीक है। ओके, सो स्टोरी ऑफ शिवरमन। शिवरमन भाई साहब आपका क्या है? शिवरमन लिव्स इन अ स्मॉल विलेज नियर कारूर टाउन इन तमिलनाडु, ठीक है। एंड पॉवर्टी और शिवरमन, कारूर इज फेमस फॉर इट्स हैंडलूम एंड पावरलूम फैब्रिक्स। हैंडलूम मतलब समझते हैं जो हाथ से बुने जाते हैं ऐसे फैब्रिक्स, ठीक है। हैंडलूम एंड पावरलूम, पावरलूम जहां पे मशीन भी चलता है, ठीक है, पावरलूम। तो ये फेमस है भाई साहब ये रीजन इसके लिए। ओके, सो शिवरमन अ कॉबलर बाई कास्ट। कॉबलर बाई कास्ट मतलब जो जूता वगैरह सिलते हैं, ठीक है। कॉबलर बाई कास्ट नाउ वर्क्स एज एन एग्रीकल्चर लेबर फॉर 50 रुपीज पर डे। इतने पे वो काम कर रहा है, ठीक है। पॉवर्टी शिवरमन, बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 months इन अ ईयर। हर समय उसको काम नहीं रहता है, ये 4-5 महीना ही उसको काम मिलता है, 5-6 महीने, ठीक है। ओके, सो नाउ एट अदर टाइम्स ही डज ऑड जॉब्स इन द टाउन।
तो शहर में जाकर अलग अलग काम करता है ये. His wife Shashikala too works with him. ठीक है. Okay. So now, but she can rarely find work these days, and even if she does, okay, even if she does, she is paid 25 per day, rupees 25 per day for the same work that Shivaraman does. तो यहाँ पे हम एक देख रहे हैं जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है. तो शिवरमन को या किसी मेल को रुपीज 50 पर डे मिल रहा है जो कि कम है, और किसी वुमेन को उस सेम काम के लिए रुपीज 25 पर डे मिल रहा है. दिस इज ऑल्सो अ डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. इन वेजेस देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली. तो आप देखोगे सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है. जैसे आप कल देख रहे थे ना कि भाई जैसे आप देखोगे गरीबों में या गरीबी रेखा के जो लोग नीचे होते हैं उनका पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होता है, उनका फैमिली साइज भी बहुत ज्यादा होता है. दिस इज ऑल्सो वन रीजन. ठीक है. दिस इज ऑल्सो वन रीजन फॉर देम टू बी मोर पुअर. आप हार्डली ऐसा देखोगे कि एक पत्नी, एक पति और एक बच्चा और वो गरीब है. ऐसा बहुत सेल्डम आपको दिखेगा. ऐसा कॉम्बिनेशन 3 लोगों का फैमिली है और वो बहुत गरीब है. ठीक है. तो ऐसा आपको बहुत कम दिखेगा. आपको जब भी फुटपाथ पे लोग सोए हुए दिखेंगे या झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं, ये सबकी फैमिलीज में 5-6 जन तो होंगे ही. ये दिखेगा ही आपको. ठीक है. दिस इज अनदर रीजन फॉर पॉवर्टी. ठीक है. दिस इज अ सेल्फ मेड रीजन. ओके. शिवरमन 65 और widowed mother is ill and needs to be helped with her daily course. ठीक है. तो ये भाई साहब विधवा माँ है उसकी, तो उसको सारे कामकाज में मदद करना ही पड़ता है. ठीक है. शिवरमन 65. ओके. तो आप देखोगे ऐसे, तो यहां पे बहुत सारे पहलुओं को छुआ जा रहा है. एक तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, एक तो पगार कम है, उसके ऊपर और डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर बेस्ड, मेल को ज्यादा फीमेल को कम. दूसरा फैमिली साइज बड़ा. तीसरा फैमिली में लायबिलिटी ज्यादा है. बियॉन्ड 65 ईयर्स के फैमिली वाले लायबिलिटी होते हैं और बिलो 15 ईयर्स भी लायबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि ये मनी जनरेशन नहीं होता है, इन पे खर्चा होता है. ये 15 to 65 ही मनी जनरेशन यूनिट है. उसके पहले 65 के बाद में या 15 के पहले बोथ आर मनी कंज्यूमिंग. ठीक है. तो बोथ आर मनी कंज्यूमिंग. ही हैज 25 ईयर ओल्ड अनमैरिड ओल्ड सिस्टर. तो आप देखो ये भी एक मनी कंज्यूमिंग एस्पेक्ट है. ठीक है. एंड 4 चिल्ड्रन एज बिटवीन 1 year to 16 years. 3 of them are girls. The youngest is a son. ठीक है. तो ये सारा भाई साहब, none of these girls go to school. तो आप देखो गरीबी में हैं और गरीबी में रहने की पॉसिबिलिटी भी आगे है, वल्नरेबिलिटी है. गरीबी में हैं और आगे भी रहेंगे क्योंकि ये स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने लाइफस्टाइल में कोई खास चेंज नहीं ला पाएंगे. जब ये बड़े हो जाएंगे इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम स्टोरी. एक फैमिली चेंज हो जाएगी लेकिन शायद सेम स्टोरी ही रहेगी. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. नन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल बाइंग बुक्स. तो ये कोई दुख भरी कहानी नहीं है, इस कहानी का एस्पेक्ट्स को समझना है. ठीक है. यहां पे एक बड़ी सी फैमिली है तो ज्यादा करके गरीब परिवार जो है तो बड़ी फैमिलियों वाले होते हैं. दूसरा, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर भी रहे हैं तो ज्यादा करके दे फेस अ डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ देयर अर्निंग पोटेंशियल बिकॉज ऑफ जेंडर. आप अगर किसी ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे मेल और फीमेल के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. अगर दोनों सेम कर रहे हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों को सेम पगार मिलेगा. बिकॉज दे नो देयर लीगल राइट्स. बिकॉज पीपल आर इग्नोरेंट, दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर इक्वल लीगल राइट्स और लेबर लॉस, सो दे गेट एडजस्टेड विद वॉट एवर पेमेंट्स दे आर रिसीविंग. ठीक है. समझ में आ रहा है? ये एक पहलू हो गया. तीसरा पहलू क्या दिखाया जा रहा है कि लाइबिलिटी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. एल्डरली एक माँ है जिसकी 65 ईयर्स की ऊपर एज है. ठीक है. एक विडो है. एक भाई साहब आपका बहन है जो जिसकी शादी नहीं हुई, जिसकी 25 साल हो गई है. ठीक है. तो ये सब क्या है और ज्यादा फैमिली पे प्रेशर को बढ़ा रहे हैं. सो देयर, क्योंकि हमारा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है इसीलिए देर सवेर सब लोग एक साथ ही रहते हैं और सब लोग एक साथ रह रहे हैं. लेकिन क्या सब लोग एक साथ कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं फैमिली इनकम के लिए? जरूरी नहीं. ठीक है. तो ये आपका एक पहलू दिखाया जा रहा है. ठीक है. बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज अ लग्जरी ही कैन नॉट अफोर्ड. तो इनके लिए ये लग्जरी है. ठीक है. ये सब अफोर्ड ही नहीं कर सकते. ऑल्सो ही हैज टू गेट देम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. सो ही डज नॉट वांट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन नाउ. तो हमारा माइंडसेट सोचिए, हम ये सोच रहे हैं कि इन लड़कियों की शादी देनी है, एक दिन शादी करवानी है. अगर शादी करवानी है तो अभी से पैसे जोड़े, ना कि इनके एजुकेशन पे हम पैसा खर्चा करें. दिस इज द माइंडसेट. ये होती है वल्नरेबिलिटी. आप गरीब हैं तो गरीब रहने की तैयारी कर रहे हैं. समझ में आ रहा है ये? ठीक है. इफ पीपल आर पुअर दे आर अगेन प्रिपेयरिंग देमसेल्फ टू रिमेन पुअर इन द फ्यूचर एज वेल. देयर इज नो स्कोप ऑफ चेंज. अगर
अभी वो पैसा खर्चा करके इनके एजुकेशन पे लगाए तो हो सकता है जब तक इनकी शादी ना हो और शादी हो जाने के बाद भी शायद ये अपने पैरों पे खड़े रहें और इनकम जनरेट कर पाए। लेकिन उसका मानना यह है कि एक ना एक दिन इनकी शादी करवानी पड़ेगी, क्योंकि हम हिंदू समाज के हैं और मतलब हमारे समाज में शादी होना बहुत जरूरी है और शादी में एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो इंस्टेड ऑफ बेसिकली तो अभी से मैं पाई पाई जोड़ता ना हूं इनके लिए, ठीक है, ताकि आगे जाकर इनका शादी कंफर्टेबली करा सकूं, ठीक है। तो ये सारी सोच है, ठीक है। His mother has lost interest in life and is just waiting to die someday, ठीक है। His sister and elder daughter take care of the household, ठीक है। शिवरमन plans to send his son to school when he comes of age, ठीक है। ऐसा से बोला जा रहा है कि हाँ ये लड़का जब बड़ा हुआ तो इसको मैं स्कूल भेजूंगा। लेकिन लड़कियों की शिक्षा में हम पीछे हट रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है कि इनकी शादी हो जाएगी तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, ऐसा सोच है, ठीक है, वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। और ये कभी जब बड़ा होगा ये लड़का तो उसको अपन मैं स्कूल में भेजूंगा, ये मेरे दिमाग में है। शिवरमन इज थिंकिंग लाइक दैट, ठीक है, ओके। सो दैट इज हाउ शिवरमन इज बेसिकली थिंकिंग। हिज अनमैरिड सिस्टर डज नॉट गेट अलोंग विद हिज वाइफ। ननद और बीवी में झगड़ा होता ही है, हर घर की कहानी है। इनको ये लगता है कि भाई साहब मेरे हस्बैंड के इनकम पे ये गुजर बसर कर रही हैं, तो एक भाई साहब मानसिक क्लेश रहेगा ही, ठीक है, तनाव रहेगा ही, ओके। शशिकला finds her a burden, but शिवरमन can't find a suitable groom due to lack of money। शशिकला के लिए भाई साहब ये बर्डन है, लेकिन शिवरमन के लिए बहन है मेरी, ठीक है। अभी इसको खिलाना पिलाना पड़ेगा जब तक हम इसके लिए एक अच्छा वर ना ढूंढ लें, और अच्छा वर ढूंढने की कैपेसिटी मेरे पास है नहीं क्योंकि मैं गरीब हूं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर देयर। ऑल्दो द फैमिली हैज डिफिकल्टी इन अरेंजिंग 2 meals a day, शिवरमन मैनेजेस टू बाय मिल्क वंस इन अ while but only for his son, ठीक है। तो आप देखिए जो पौष्टिक आहार है वो भी हम ज्यादा करके लड़कों को ही देते हैं क्योंकि चॉइस नहीं है। मैं यहां पे आपको बोल रहा हूं, आई नो समबडी जो एक ही घर में लड़की को उन्होंने एक स्टेट बोर्ड में एक ऐसे स्कूल में भेजा है और लड़के को उन्होंने एक अच्छे रेप्यूटेड सीबीएसई स्कूल में भेजा है। ऐसा है, ऐसी मानसिकता है। ऐसा नहीं कि मानसिकता गांव पिछड़े इलाकों में ही है, ऐसी मानसिकता बाकायदा शहरी इलाकों में और ऐसे आर्थिक रूप से सुसंपन्न परिवारों में भी है, ठीक है। जो लोग फाइनेंशियली केपेबल हैं उनमें भी ये है, उनमें भी इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। चले, ओके, सो दिस इज व्हाट ही सीज, ओके। सो द स्टोरी ऑफ शिवरमन हेल्प्स अस टू कंक्लूड अ फ्यू थिंग्स। यूजुअली द फैमिली साइज ऑफ द पुअर, तो पहला है भाई साहब, इज बिग विद एन एवरेज ऑफ 4 to 5 चिल्ड्रन। जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन के फैमिलीज को देखेंगे आप, उनका फैमिली साइज का बहुत बड़ा इशू है। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट कंट्रोलिंग पॉपुलेशन इन एनी वेज। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स या उस लाइन में थिंकिंग है ही नहीं, ठीक है। सो फैमिली साइजेस आर जनरली ह्यूज। द वुमेन, ठीक है, द वुमेन एंड द एल्डरली पीपल इन द फैमिली सफर द मोस्ट। तो वुमेन को भाई साहब अच्छा खुराक नहीं मिलता, अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है और अच्छा देखभाल नहीं मिलता है, ठीक है। और एल्डरली भी, क्योंकि कहां से लाए पैसा, इनकी अच्छे से हेल्थ केयर इनका देखने के लिए कहां से भाई साहब जो पैसा आ रहा है उससे घर नहीं चल रहा है, तो इनको देखभाल करने के लिए कहां से पैसा लाए। एंड देन द एल्डरली पीपल इन द फैमिली सफर द मोस्ट। ऑल्सो देयर इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एटीट्यूड मोस्टली इन फेवर ऑफ मेन ओवर वुमेन। तो हमने देखा कि शशिकला हु इज द वाइफ ऑफ शिवरमन, शी इज ऑल्सो वर्किंग विथ हिम in most of the sites, but Shivaraman gets paid much more than her in terms of the same work. So there is a gender discrimination in the earning of money. ये भी चल रहा है भाई साहब, ठीक है, okay, which can be seen clearly in the story when Shashikala is paid less for the same work that Shivaraman does, ठीक है। Shivaraman buys milk only for his son, ignoring the health of his daughters. तो डॉटर्स के हेल्थ को ये इग्नोर कर रहा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि डॉटर्स को अभी एजुकेशन ना देना इसके लिए आगे चल के भारी पड़ेगा, इन डॉटर्स को भी भारी पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये एजुकेशन नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे, और किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे मतलब वो एक शिवरमन दूसरा ही होगा कोई, ठीक है, ये दूसरा। और क्योंकि ये डॉटर्स को पूरे भरपूर मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं मिल रही है तो इसीलिए आगे चल के ये बीमार होने की टेंडेंसी ज्यादा शो करेंगे। दिस विल अगेन बी अ बर्डन टू द फैमिली। तो दिस वल्नरेबिलिटी, ये जो कहानी है ये खत्म ही नहीं होगी, ये गरीबी वाली जो कहानी है ये खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि जहां जहां पे हम कुछ चीजों को रेक्टिफाई कर सकते हैं, फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, वहां पे नहीं कर रहे हैं। वी आर अलाउइंग थिंग्स टू बी एज दे आर,
इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द और rather the vulnerability of the situation. ठीक है, ओके. Usually the boys in the family are made to attend school while the girls work at home. The girls are not given proper nutrition, ठीक है, because the family only earns a meager income. All these factors worsen the situation of the family. ठीक है. अभी causes of poverty, क्या क्या causes हो सकते हैं. हम एक टाइम पे बहुत बड़े नेचुरल रिसोर्स थे. वी वेर अ ह्यूज नेचुरल रिसोर्स. हाउएवर, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको ड्रेन आउट कर दिया. वी वर ड्रेन्ड आउट. ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस. हाई ग्रोथ इन पॉपुलेशन हुआ. ठीक है, तो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ, हमारे जितने भी रिसोर्सेस थे ये उठाकर लेकर गए और हमको गरीब अंडर कर दिया. ठीक है, हाई ग्रोथ इन पॉपुलेशन. अगर आप देखोगे इंडिया में 1920 को इसको बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. ठीक है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोला जाता है, क्योंकि 1920 तक, ठीक है, आपका जो बर्थ रेट है और डेथ रेट ऑलमोस्ट सेम था. जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, इसीलिए आपका पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा था. समझ में आ रहा है, जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं. ऐसा क्यों था, क्योंकि हमारे पास ज्यादा करके बीमारियों का इलाज नहीं था. डेडली डिजीजेस लाइक कॉलेरा, टीबी एक्सेट्रा, इनका हमको इलाज ही नहीं मालूम था. वैक्सीनेशंस नहीं अवेलेबल थे. तो किसी को भी अगर ये हो जाता था तो पूरा का पूरा गांव ही साफ हो जाता था. तो बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वल थे. अभी 1920s के बाद मेडिसिन में काफी इंप्रूवमेंट हुआ, हेल्थ केयर में काफी इंप्रूवमेंट हुआ, काफी सारी चीजों के वैक्सीनेशंस आ गए. तो अभी क्या होने लगा, डेथ रेट कम होने लगा. ठीक है, और बर्थ रेट वैसा ही चलता रहा, बढ़ा नहीं, चलता रहा. मतलब एक फैमिली में 10-12 बच्चे तो आराम से पैदा हो ही जाएंगे. ठीक है, ये चलता रहा. अभी भाई साहब ये क्या हो गया, ये डेथ रेट कम हो रहा है, तो अभी क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा. और ये पॉपुलेशन बढ़ता गया, मल्टीपल टाइम्स बढ़ गया. ठीक है, आज हम 135 करोड़ के हो गए, सांस लेना मुश्किल हो गया है. ठीक है, लिमिटेड स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन. ये इरिगेशन जो है या ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन ऑर्डर टू टैकल फूड क्राइसिस. लेकिन अभी भी कुछ लोग गांव खेड़ों में अपने तरीके से ही अपने तरीके से ही फार्मिंग करते हैं. दे डू नॉट और हैव नॉट अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू मैकेनाइज एंड इंप्रूव मेथड्स ऑफ फार्मिंग. ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज. ठीक है, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज काफी स्लो ग्रोथ में है. ठीक है, ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज. जिनके पास पैसा है भाई साहब, वो महीने भर तक अपने बेटे की शादी करा रहे हैं. आपको मालूम है, सबको बुला बुला के नचवा रहे हैं भाई साहब. ठीक है, और यहाँ पे लोगों के पास शादी कराने के लिए पैसे नहीं है, शादी कराना तो दूर, खाने के लिए पैसे नहीं है. सो देयर इज अ ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी. ठीक है, सोशो कल्चरल फैक्टर्स. तो आपके भाई साहब सोशल कल्चरल फैक्टर्स भी हैं. ठीक है, जैसे हमने देखा कि अगर कोई गरीब है तो समाज उसको मजबूर कर रहा है कि और गरीब रहे, ऐसा नहीं है कि उसको उठा ले. ठीक है, आप देखोगे जो जूइश कम्युनिटी है, हिटलर का आपने पढ़ा था, राइट. हिटलर का आक्रोश था जूइश कम्युनिटी पे. क्यों, क्योंकि ये बिजनेस कम्युनिटी थी और ये अच्छा खासा प्रॉस्पर कर रही थी, आज भी प्रॉस्पर कर रही है. इनका क्यों प्रॉस्पर करते हैं आपको मालूम है, व्हाई, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस कम्युनिटी टू प्रॉस्पर. पहली बात तो इस किसी काम में शर्म नहीं करते हैं, जो भी काम है उसको करेंगे. और जब ये कोई काम करेंगे ना, तो और अगर उनको सक्सेस मिलता है तो वो दूसरे को भी बुलाएंगे. ठीक है, जैसे अगर भाई साहब इफ आई एम अ जूइश और मैंने देखा कि यार कामोटे में ये धंधा बड़ा चल रहा है, मैंने उस धंधे को किया, उसमें मैं अच्छा पैसा छाप रहा हूं, तो मैं इसको भी बुलाऊंगा, अरे आप तू भी कर ले. ये उसको बुलाएगा, ये उसको बुलाएगा, ऐसे तरह से फैलेंगे. लेकिन जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं. हमने पैसा कमा, हम किसी को नहीं बताएंगे, ऐसा है ना. दिस इज व्हाट द थिंग इज. इसीलिए एज अ कम्युनिटी दे एक्सपैंड, इसीलिए एज अ कम्युनिटी दे प्रॉस्पर. आज आप देखो इजराइल, वो मिडिल ईस्ट में बैठकर भाई साहब इतने सारे कंट्रीज के साथ अकेला पंगा ले रहा है. इजराइल है क्या, व्हाट इज इजराइल? इजराइल वाज बेसिकली अ कंट्री दैट वाज क्रिएटेड फ्रॉम जूइश पीपल. ये हिटलर के टाइम पे जो पूरे यूरोप से इंक्लूडिंग जर्मनी, जूइश लोग जो छोड़कर भागे डर के मारे, उनको कहीं और शरण मिल नहीं रहा था. कहीं कहीं पे कुछ कंट्रीज ने उनको भाई साहब दिया शरण, और अगर नहीं मिला तो वो इजराइल पे जाकर सेटअप हुए. ये जो पूरी कंट्री है इजराइल, इट इज एक्चुअली बिकम अ जूइश कंट्री. दीज आर पीपल हु हैव एक्चुअली हिटलर के टाइम पे सब यूरोप छोड़कर भागकर वहां पर जाकर रीसेटल हुए थे.
और आज देखो भाई साहब टेक्निकली वो कितना एडवांस हो चुके हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में वो अकेला सबसे भिड़ रहा है, एक तरफ ईरान, एक तरफ हमास। तो मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दिस इज हमारा जो सोशो कल्चरल फैक्टर है, ये बहुत डीप डाउन फैक्टर है। अगर कोई गरीब है तो हम उसको फोर्स करेंगे कि वो और गरीब रहे, हम उसको ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये हमारा ऐसा एक तरीका है, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स तो हैं ही भाई साहब, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स। ओके, ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी 200 सालों तक हम भाई साहब ब्रिटिशर्स के अंडर में रहे और इन्होंने सिर्फ अपना ही सोचा। ऑब्वियसली ये आए थे हमको लूट कर अपना राज बचाने के लिए, ठीक है। सो दे एक्चुअली ड्रेन्ड अस ऑफ आवर रिसोर्सेज, दे ड्रेन्ड अस ऑफ आवर इनकम, दे ड्रेन्ड अस ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हिच कुड हैव बीन यूज्ड बाय अस टू प्रॉस्पर, ठीक है। सो ये आपका एक बहुत बड़ा चीज था, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। रूइंड, ठीक है, रूइंड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, हम एक टाइम पे बहुत बड़े पैमाने पे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इतने बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया कि हमारा ये पूरा धंधा चौपट हो गया और इस धंधे में जो लोग थे उन्होंने ये धंधा ही छोड़ दिया, ठीक है। जो हाई इनकम, आज की तारीख में आप अगर राजस्थान वगैरह जाओगे ना, कोई भी टूरिस्ट सेंटर में जाओगे, आप देखोगे जो बाहर के लोग आते हैं वो ये सब चीजें लेते हैं, काफी इंटरेस्टेड हैं इन सब चीजों को लेने के लिए, ठीक है। लेकिन हमने इस पूरी चीज को ही क्लोज कर दिया, हमने नहीं किया, वो खुद ही बेसिकली वेतक कर इन्होंने बंद कर दिया इसको, क्योंकि इसका कोई डिमांड क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। अभी देखो ये सब जो चीजें हैं इसको बनने में टाइम लगता है, ये हैंडलूम्स हैं, इसमें बहुत मैसिव प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ब्रिटिशर्स हमारे यहां से कॉटन लेकर जा रहे हैं और लाखों की तादाद में कपड़े यहां भेज रहे हैं, फटाफट मार्केट भाई साहब भर जा रहा है कपड़े से और लोग उठा रहे हैं उसको, ठीक है, सस्ते में उठा रहे हैं। इन सबको बनने में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, और इनकी थोड़ी सी महंगी भी है ये, क्योंकि ये भाई साहब हैंडलूम इंडस्ट्री है, तो धीरे धीरे ये इंडस्ट्री ठप होने लगी, ठीक है। हालांकि ये इंडस्ट्री ठप होने वाली नहीं थी, लेकिन ये ठप होने लगी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भाई साहब, ठीक है, दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम्स। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होने लगी, लेस ग्रोथ रेट, लेसर जॉब्स, ठीक है, लो इनकम, मोर पॉवर्टी। तो ये हो गया ब्रिटिशर्स का लेन देन, ठीक है। इनके वजह से हमारे पास जॉब्स लेस हो गए, जो लोग बहुत बड़े पैमाने पे हैंडलूम इंडस्ट्री में एसोसिएटेड थे, दे गॉट रिप्ड ऑफ देयर जॉब्स, ठीक है। देयर वाज अ वेरी लो इनकम एंड ऑब्वियसली दिस रिजल्टेड टू मोर एंड मोर ऑफ पॉवर्टी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके, दिस वाज अकम्पनीड बाय अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इसके साथ साथ भाई साहब पॉपुलेशन भी बढ़ता रहा, ठीक है, ये आपका सेकेंड रीजन है। तो पॉपुलेशन जो है आपका कैसे बढ़ा, आपने देखा कि 1920 के बाद हमारा डेथ रेट धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगा, लेकिन बर्थ रेट वैसा ही जारी रहा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा भाई साहब, पॉपुलेशन फटाक से भाई साहब बढ़ गया, ठीक है। मेरे नाना जी, उनके 13 बच्चे थे, जिसमें से 4 मर गए थे छोटे में ही, मतलब एक क्रिकेट टीम प्लस 2 एम्पायर, ठीक है। तो आप समझिए, तो मेरी उनके साथ एक बार बहस हो गई थी। मतलब बहस क्या है, मैं सिंपल रैशनल को, तो वो ऐसे ना बहुत रिस्पेक्टेड इंसान थे, मतलब उनको बहुत रिस्पेक्ट देना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। तो शाम को हमारे यहाँ पे नैनीहाल में जब हम लोग जाते थे तो बैठक होती थी, बैठक, तो ऐसे सब लोग बैठते थे, मतलब कोई किंग है बहुत बड़े, ठीक है, और पूरी फैमिली भाई साहब चाय पे इकट्ठा होती थी, ठीक है। अभी पूरी फैमिली, मतलब सोच लीजिए 13 बच्चे और उनके सबके 2-2, तो 26 और 13, तो आप 50 तो यहाँ पे इकट्ठा कर गए, ठीक है, प्लस मासा मासी सब पता नहीं कहाँ कहाँ से सब और भी रहते हैं, इनके और इनके हस्बैंड, उनके वाइफ, ये वगैरह। तो नहीं रह करके इस पूरे हॉल में 50 का तो संगम हो ही जाता था, है ना, 50 लोग होते ही थे। और ये हमारे नाना जी जो थे ना, वो एक जन को उठा लेते थे। आज भौमिक को टारगेट कर लिया है, तो भौमिक से ऐसे 50 लोगों के सामने वो सवाल पूछेंगे और भौमिक को जवाब देना पड़ेगा। अजीब सा कल्चर है वैसे, ठीक है। तो मेरी बारी आई एक दिन, मैं तो आराम से वैसा चाय पी रहा था। क्या हो गया? हाँ बोलिए। तो ऐसा मैं उतनी डिस्टेंस पे बैठा हूँ, सबके सामने पूछा जा रहा है कंपटीशन की तैयारी हो रही है या नहीं। तो मैं शायद तभी 8th या 9th में था, नहीं, हाँ 10th में आ चुका हूँ, 10th में आ चुका हूँ। तो कंपटीशन की तैयारी हो रही है या नहीं, अभी तो 10th दे रहे हो, लेकिन इसके बाद IIT और पता नहीं क्या क्या सब, तभी जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते थे। तो मैं चुपचाप हूँ, कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ। अरे कंपटीशन में तैयारी नहीं करोगे तो कहाँ रह जाओगे तुम,
मालूम भी है कुछ ऐसे जैसे बोलते हैं ना दादा नाना नहीं लोग। तो मैंने बोला हाँ आप सही बोल रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी नहीं करूं तो मैं कहाँ रह जाऊंगा, लेकिन मैं भुगत रहा हूं रायता आपने फैलाया है। आप जैसे लोगों ने ही रायता फैलाया है ना। आज की तारीख में कंपटीशन क्यों है? आप आज 9th में हैं, कल आप 10th में जाएंगे, 10th के बाद 11th में जब जाएंगे तो आपको चॉइस मिलेगा, आर्ट्स में जाओगे, कॉमर्स में जाओगे, ये दुनिया भर के चॉइस मिलेंगे। आप जाकर अपने पापा को बोलना मुझे फोटोग्राफी सीखनी है, 11th-12th नहीं सीखना है, उड़ता हुआ चप्पल आएगा आपके ऊपर, है ना? क्यों? वाई? ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि भाई क्या करोगे तुम, ठीक है? तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। आप एक ऐसे कंट्री में बिलोंग कर रहे हैं जहां पे भाई साहब आपको 10 मीटर तले जमीन पे दबा दिया जाएगा अगर आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो। यू विल बी एब्सोल्युटली जैक्ड। आप समझ ही नहीं सकते इसको। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। आपको क्या लगता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर ली, लाइफ एकदम सेट हो जाएगी? नहीं भाई साहब, जॉब में चैलेंज है। जॉब में हर दूसरा बंदा जो आपके ऊपर हंस के गुड मॉर्निंग बोल रहा है ना, पीछे ही पीछे आपके अगेंस्ट में भाई साहब उसका अलग षड्यंत्र चलता रहेगा। ऐसा ही है। पॉपुलेशन इतनी है हमारी, हम ना खुद चैन से हैं ना दूसरों को चैन से जीने देंगे, क्योंकि हमको अपना स्टैंड बनाए रखने के लिए बहुत फाइट करना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि ये रायता तो आपने फैलाया है, आप जैसे लोगों ने फैलाया है, साफ हम कर रहे हैं, इसका अंजाम हम भुगत रहे हैं। आप 13 बच्चे पैदा कर चुके हैं, 17 किए थे, चलो 4 मर गए हैं, लेकिन 13 बच्चों में से आप सोचिए, मतलब उनके 2-2। अगर मेरे इस घर में कोई शादी का कार्ड देगा ना तो विद फैमिली नहीं लिखेगा भाई साहब, 50 तो इधर से उठ के चले आएंगे। सोचिए, भौमिक सावंत विद फैमिली लिखेगा ही नहीं वो भाई साहब, 50 उठ के चले आएंगे ना विद फैमिली, ठीक है? लिखा है, देखा है ना शादी के कार्ड में विद फैमिली लिखा रहता है, डरेगा वो इंसान, ठीक है? तो ऐसे आर्ग्यूमेंट दिए मैंने, तो थोड़ा भड़कने लगे वो। तो मैंने बोला देखिए आप इस चीज को रैशनली समझिए, और मतलब चलो माना आपका टाइम अलग है तो सब लोग कर रहे हैं, आपने भी किया भाई साहब, लेकिन आप थोड़ा रैशनली सोचिए ना। आप मेरे से आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं इतने सारे लोगों के साथ कंपीट करके अच्छा रिजल्ट करके अच्छा स्टैंड ले पाऊं, लेकिन इतने सारे लोगों को क्रिएट किसने किया है? आप जैसे लोगों की जो मूर्खतापूर्ण हरकत है उसके लिए तो ये क्रिएट हुए। आपने सोचा ही नहीं कि ये जो रायता हम फैला रहे हैं ये क्या होगा आगे चलकर। और आज की तारीख में हमारा दम घुट रहा है। ट्रेन में चले जाओ भाई साहब, 8 से 11 बजे तक चढ़ तो जाओगे, शायद उतर नहीं पाओगे, ठीक है? बॉम्बे में ट्रेन अगर एक दिन बंद हो जाए, लोग भाई साहब रास्ते में तलवार निकाल लेंगे, ठीक है? सो अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ थिंग्स आउट हियर, ठीक है? बहुत बहुत ज्यादा गिद पॉपुलेशन है, और इसमें से मतलब जीना मरने का सवाल है, ये जीवन मरण का सवाल हो गया है हमारे लिए। ऐसे आर्गुमेंट्स मैंने दिए भाई साहब, तो बहुत लोग भड़क गए मेरे साथ। मेरी मम्मी थी रसोई में, और रसोई कुछ इतना दूर था, तो मेरी मम्मी का नाम नीलांजना है, तो नीला बोलते हैं उनको। चिल्लाया जोर से, नीला, और इतनी जोर से चिल्लाया भाई साहब, ये उनका ग्लास था, मैरी बिस्कुट 4 ऐसे डुबो कर खा रहे थे, वो पूरा बिस्कुट अंदर ही चला गया। चिल्लाया, जोर से आई मेरी मम्मी दौड़कर, ये क्या बदतमीज लड़का है ये, इसको कोई तमीज नहीं है, ये वो है। मैंने बोला देखिए आप मुझे जो भी बोल लीजिए, आपका हुक्म सराखों पे, लेकिन जो गलत है वो मैं बोल रहा हूँ, और इसमें सिर्फ आप ही नहीं है, बाकी भी हैं। आपके समयकालीन में, आपके कंटेम्प्रेरी में जिन्होंने भी ऐसा सोचा उन्होंने गलत सोचा है। इस सोच में अगर थोड़ा सा परिवर्तन हो गया था तो आज हम थोड़ी से तो चैन की सांस ले लेते, ठीक है? चलो भाई साहब, बात तो खत्म हो गई उन्होंने। तो उस टाइम पे ना हमारे यहाँ पे आप लोगों ने लेटर्स देखे हैं? लेटर्स, एक ऐसा लेटर होता था जिसको अपन इनलैंड लेटर बोलते हैं, ऐसा इनलैंड लेटर, ठीक है? ये ऐसा यहाँ पे स्टैंप रहता है, आप यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस, और इसको ऐसे मोड़ देते हैं आप, और ये आता है आपके घर में। 25 पैसे का होता था ये, 25 पैसा। तो हम तो घर आ गए भाई साहब, हमारा वेकेशन खत्म हो गया। घर में एक चिट्ठी आई, और मेरी मम्मी स्कूल में काम करती थी, शी वॉज बेसिकली अ टीचर फॉर सम टाइम प्राइमरी में, ठीक है? तो और मैं आधे से ज़्यादा दिन स्कूल ही नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरे को स्कूल का कार्यक्रम बहुत बेकार और बोरिंग लगता था। ये जाओ भाई साहब भेड़ बकरियों की तरह सुबह सुबह खड़े हो जाओ। खैर जो भी हो, तो एक दिन मैं एब्सेंट था, और घर में भाई साहब लेटर आया, और लेटर पे नाना जी का नाम लिखा हुआ है, और अभी हम वापस आए हैं, तो ज़रूर मुद्दा मेरा ही होगा, ठीक है? तो हमने लेटर को फाड़ कर देख लिया, ठीक है? बहुत मतलब मेरे नाम पे लिखा हुआ था कि मुझे लगता है इसने नशीली पदार्थों का सेवन आरंभ किया है, ठीक है? तुम जरा टेस्टिंग करके देखो,
ठीक है, डॉक्टर के पास लेकर जाओ, इसका कुछ मुझे जो लग रहा है ये बहुत तो बहुत कुछ लिखा हुआ था, तो हमने जवाब देना ज़रूरी समझा। ठीक है, तो हमने भी एक लेटर लिखा, परम पूज्य नाना जी, ठीक है, मेरे जो धृष्टतापूर्ण व्यवहार मैंने आपके साथ किया वो उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। ऐसा ऐसा आया था, मतलब आप अगर देखोगे पहला पैराग्राफ जो था उसको अगर आप पढ़ेंगे तो नाना जी की आंखों में भी आंसू आ गए होंगे मेरे लिए। ठीक है, फिर मैंने यू टर्न मारा। ठीक है, लेकिन मैं आज भी ये बिलीव करता हूँ कि आपने जो किया वो गलत है, और कायदे से आज की तारीख में ये एक दंडनीय अपराध है, ये एक दंडनीय अपराध है, आपको जेल हो जानी चाहिए। आप या आप जैसे लोगों ने उस टाइम पे जो ये किया है, ये जो रायता फैलाया है, इसके लिए आपको जेल हो जानी चाहिए। आपके बच्चे आज की तारीख में भाई साहब कोई चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, सो दिस इज सच अ ग्रीवियस सिचुएशन। तो हमने भाई साहब लिखा कि आपने जो ये कृत्य किया है ये दंडनीय अपराध है, होना चाहिए, आप जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। बहुत भड़क गए, उसके बाद से मैं अपने नैनीहाल में बैंड हो चुका हूँ, तो मतलब मेरी एंट्री नहीं है। ठीक है, तो एक मेरा मामा का लड़का है, वो मेरे को बहुत चिढ़ाता है, वो हेलो बैंड, ऐसा ही मैसेज में आजकल करता है, बस अब करता ही रहता है वो हेलो बैंड, ये वो ऐसे बैंड ही दिखाता है पहले। ठीक है, सुना है मैंने कि जब हम मेरे नाना जी गुजर गए तो सब नाती पोतियों को उन्होंने एक गोल्ड कॉइन दिया था, छोटा सा एक गोल्ड कॉइन दिया था। तो मैं तो बैंड हूँ, मेरे को तो मिला नहीं। तो अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें रोज वही गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस आते हैं, मैं कभी नहीं जाता उस ग्रुप में। ठीक है, जिस दिन नाना जी की वर्षगांठी होती है, मतलब जन्मदिन होता है, तो सब लोग लिखते हैं हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। नाना जी तो है नहीं, आप जहाँ भी हों, ठीक है, सुखी हों सुसम्पन्न हों, ऐसा मैं वहां पे मैसेज डालता हूँ, मेरा गोल्ड कॉइन किसके पास है भाई साहब? तो ये तो और मेरी मम्मी भी उसी ग्रुप में है। मेरी मम्मी जैसे ही मैसेज देख के ना फटाक से हमारे को ग्रुप से रिमूव कर देती है। तो मेरा जो भाई है, फिर मैं इसको मैसेज करता हूँ, भाई मेरे को ऐड करवा दे। ठीक है, लेकिन ये नियमित रूप से हो रहा है, लगभग 15 सालों से 10-15 सालों से, जब से व्हाट्सएप चल रहा है वैसा ग्रुप है, 10 सालों से मैं रोज जितनी बार भी उनका बर्थडे आता है, मैं हर समय यही ग्रुप के क्वेश्चन यही पूछता हूँ कि मेरा गोल्ड कॉइन जिसके पास भी है वापस कर दीजिए, मुझे दे दीजिए, मुझे बैंड है, मैं ठीक है चलेगा, लेकिन उन्होंने अगर मेरे लिए रखा होगा तो प्लीज दे दीजिए, जो भी है। ठीक है, मुद्दा ये है कि मतलब
समझाना बहुत मुश्किल है, इस चीज को समझाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप 13 बच्चे, ऐसे ऐसे बहुत, मतलब सिर्फ मेरे नाना जी कल्पिट नहीं है, ऐसे सारे फैमिलीज कल्पिट है। तो ये मेरा नाना जी के साथ जो पंगा चल रहा था बहुत दिनों से चल रहा था, लेटर्स पे लेटर्स ऐसे जा रहे थे भाई साहब टूक ठाक। तो मेरी मम्मी को तो मालूम ही नहीं चला, लेटर मैं ही खोल रहा हूँ और मैं ही जवाब दे रहा हूँ। तो फिर मेरी मम्मी को कैसे भी पता चला, बहुत धोया मेरे को, और फिर उन्होंने बोला कि देख तू मेरे पापा को छोड़ दे परेशान करना, वरना मैं तेरे पापा को परेशान कर दूँ। ठीक है, तो मैंने बोला यार ये थोड़ा सा गड़बड़ डील हो जाएगा, वो बेचारा थक के आता है, इस मुद्दे से उसका कोई लेना देना नहीं है, अगर उन्होंने सचमुच में उनका जीना हराम कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने विड्रॉ किया। लेकिन अभी भी वो जो मेरा भाई है वो ऐसे मेरे को ऐसे ये देख मेरा गोल्ड कॉइन देख, ये देख मेरा गोल्ड कॉइन देख, ऐसे सेल्फी लेकर भेजता है। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यही है कि ये जो कृत्य हुआ है, ऐसे धड़ाधड़ जो बच्चे पैदा किए हैं लोगों ने, इनके लिए इनके अंदर कोई रिमोर्स नहीं है। आज हम कंपटीशन में आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यू शाइन, बट आपके पास अभी चॉइस से शाइन आप नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में आप इन पे जा रहे हैं। तो देश पूरा एक जो कंट्री है ना उसका पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। ठीक है, सिर्फ एक चीज को अगर हमने ठीक से मैनेज किया होता तो, ठीक है, सिर्फ एक चीज को। आपको ये जो ब्राजील का दिख रहा है ना इतना ज्यादा इनकम, ठीक है, ब्राजील में जितने नेचुरल रिसोर्सेस हैं और ब्राजील में जितना आपका एरिया वगैरह लैंड का है, उतने हिसाब से तो आपको मालूम है कि इंडिया का जो लैंड है इट इज ऑलमोस्ट 3%, अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड लैंड। ठीक है, लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन इज 18% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन। ब्राजील में ये उल्टा है। ठीक है, ब्राजील में भाई साहब आपका उनका जो लैंड है इट इज ऑलमोस्ट 7 to 8% ऑफ द एंटायर लैंड, और उनका जो पॉपुलेशन है इट इज जस्ट 2% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन। आप सोचिए इस चीज को। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं जिसके वजह से हम, ये हमारे लिए सबसे बड़ा श्राप है। श्राप क्या बोल सकते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा त्रास का वैल्यू है, पॉपुलेशन। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द, और आप इस चीज को बहुत ज्यादा अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे व्हेन यू आर इन द मार्केट, व्हेन यू हैव लॉन्च्ड योरसेल्फ आफ्टर योर स्टडीज। वन चाइल्ड पॉलिसी बोला तो मैंने, आप नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने कभी स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लिए हैं? लिए हैं भाई साहब। ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पे जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो एक प्रोग्राम लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, जिसमें गांव-गांव में जाकर जिसके भी 4-5 बच्चे हो गए हैं उनको पकड़ के सारे मर्दों को नसबंदी कराने का, मतलब दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। नसबंदी एक ऐसी चीज होती है जहां पे हम स्पर्म डक को थोड़ा सा काट देते हैं और उसको सील कर देते हैं। आफ्टर दैट वी अगेन अगर कभी बच्चे पैदा करने की फिर से शौक हुई तो हम उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेराइल हो जाएगा इंसान। ठीक है, ये जो नसबंदी करने का प्रोग्राम चला कुछ दिनों तक चला, उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन आ गया भाई साहब कि आप कैसे कर सकते हैं इसको। एक्चुअली में सही है, आप कैसे कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन लोगों की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है आज भी भाई साहब। तो ये वन चाइल्ड पॉलिसी को लाना चाइना में इजी है, हमारे यहाँ पे नहीं है। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे भाई साहब आप इस पॉलिसी को ला सकते हैं, और उन लोग बड़े स्किलफुली इस पॉलिसी को ला रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बैंड हैं ताकि वर्ल्ड के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को क्वेश्चन नहीं करें, लेकिन आपका जो दूसरा बच्चा होगा उसका स्कूल में एडमिशन फीस जो होगा वो 5-6 गुना होगा, उसकी परवरिश में आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए जो कुछ भी आप क्लेम करेंगे, उसके आधार कार्ड से लेकर आईडेंटिटी कार्ड से लेकर जो कुछ भी आप बनवाने जाएंगे उसका 4 से 5 गुना खर्च। देखो कंट्रीज जो है ना वो अपने आप को मैनेज करती हैं अलग तरीके से। जैसे इंडिया में देखो आज की तारीख पे भाई साहब पूरे रास्ते भर में दोनों साइड में पार्किंग है, गाड़ी निकलने की जगह नहीं है। ठीक है, ये इतना हालत खराब हो गया है। हर दूसरा ऐरा गहरा रत्तू कह रहा भाई साहब, अगर आप बिल्डिंग में पार्किंग एरिया रख रहे हैं तो ऑब्वियसली बिल्डिंग में एक पार्किंग एरिया ही मिलती है लोगों को, लोग 4-4 गाड़ी लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज द प्लाइट, कोई रुकावट नहीं है। हम यहाँ पे सोच रहे हैं अरे वाह हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के चलते अगले 10 सालों में आपका रास्ते में चलना मुश्किल हो जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू वॉक थ्रू, यू विल नॉट बी एबल टू ड्राइव थ्रू, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ये। स्विट्जरलैंड, ठीक है, अगर आप स्विट्जरलैंड जाएंगे तो वहां पे आपको गाड़ी लेने में कोई तकलीफ नहीं है। लीजिए भाई साहब गाड़ी, आपको लाइसेंस लेने का प्रोसेस बहुत मुश्किल है, मतलब इतना टफ देंगे ना आपको, इतने में से गाड़ी निकाल कर दिखाइए,
इतने में से बैक करके टर्न करके दिखाइए, जनरली लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, जनरली लोग फेल हो जाते हैं। तो आप गाड़ी लीजिए लेकिन चला नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको डिस्करेज किया जा रहा है एक लॉजिकल तरीके से, जहां पे आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। भाई सेफ्टी मेजर है हमारा, हमने सेफ्टी मेजर को बहुत स्ट्रांग रखा है, कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आकर आपको क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है। इसीलिए आज की तारीख में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इफेक्टिवली स्विट्जरलैंड में यूज होता है, और टूरिज्म भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एक ऐसा राष्ट्र है जहां पे कार्बन ऑलमोस्ट नेगेटिव है, कार्बन कंटेंट जो है वो नेगेटिव है ऑलमोस्ट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू मैनेज अ नेशन। ठीक है, अभी अगर हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बंद किया तो हमारे हजारों लाखों की तादाद में लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, पैसा नहीं रहेगा। ठीक है, सो हम कोई भी मेजर नहीं ले पा रहे। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स दैट आर चैलेंजेस। ठीक है, दीज आर थिंग्स दैट आर चैलेंजेस। ओके, द टू कंबाइंड टू मेक ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम वेरी लो। ठीक है, तो दीज टू कंबाइंड मतलब आपका पॉपुलेशन और ब्रिटिशर्स का जो हमको निचोड़ने का पॉलिसी, इससे हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो गया। ना व्हाट इज पीसीआई? पीसीआई क्या होता है? आप टोटल इनकम जो जनरेट होता है एक नेशन का, उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल पॉपुलेशन से, तो ये हो गया आपका पर कैपिटा इनकम। ठीक है, दिस इज बेसिकली पर कैपिटा। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1000 रुपए हैं और आप लोगों में डिवाइड कर दिया जाए, तो 1 2 3 4 5 6 जितने भी लोग हैं उसमें डिवाइड कर दिया जाए तो कितने लोगों को कितना मिलेगा, दैट इज बेसिकली नोन एज पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाई ग्रोथ इन पॉपुलेशन, ठीक है, ये आपके पर कैपिटा इनकम को बहुत लो रखता है। द फेलियर एट बोथ द, ठीक है, परपेचुअल द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, तो ये दोनों भी फेलियर था और ये बढ़ता ही रहा, पॉवर्टी बढ़ता ही रहा। लिमिटेड स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, दिस क्रिएटेड मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर बट द इफेक्ट्स वे लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे पंजाब और हरियाणा में बहुत अच्छे से मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड्स और टेक्निक्स को अडॉप्ट किया गया, लेकिन दूसरे पार्ट्स में नहीं किया गया। दूसरे पार्ट्स में देखो, पंजाब और हरियाणा में लोगों ने क्या किया, अच्छा तेरा खेत मेरा खेत इसका खेत सब एक साथ मिलकर हम वीट उगाते हैं, तो तेरे खेत में से जब ट्रैक्टर चलेगा तो मेरे खेत में से भी चलेगा, तेरे खेत में जब फर्टिलाइजर है तो मेरे खेत में भी आएगा, एरिया वाइज अपन डिवाइड कर लेंगे लेकिन एक ही चीज का प्रोडक्शन करेंगे। अभी ये चीज जो है वो दूसरे राष्ट्रों में नहीं हुआ, दूसरे राज्यों में नहीं हुआ। इन्होंने मॉडर्न मेथड्स तो लिए लेकिन इंटेंसिव फार्मिंग नहीं की, एक्सटेंसिव फार्मिंग नहीं की। मेरे खेत में भाई साहब मैं शुगर केन उगाऊंगा, उसके खेत में भाई साहब गुलाब का फूल उगा रहा है, उसके खेत में भाई साहब पपीता उगा रहा है, ऐसा चल रहा है। तो एक्सटेंसिव फार्मिंग नहीं हो पा रही है, दैट इज वन रीजन। ठीक है, सो बट द इफेक्ट्स वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, पंजाब और हरियाणा में, दैट मींस अदर स्टेट्स डिड नॉट गेट द बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, एंड लैग्ड बिहाइंड इन प्रॉस्पेरिटी। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज बोथ इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब्स। तो हमारे यहाँ पे भाई साहब जैसे देखो, मुंबई एक इंडस्ट्री थी, कॉटन मिल जो होते थे वो सबसे ज्यादा मुंबई में होते थे। आपको शायद नहीं मालूम होगा, ये मुंबई जो बना है ये कॉटन मिल्स पे बना है। ठीक है, कॉटन मिल्स पे बना है। जब बहुत बड़ी तादाद में हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो क्योंकि महाराष्ट्र में कॉटन बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर होता है, तो कॉटन मिल्स का सेटअप हुआ और हजारों लाखों की तादाद में गांव खेड़े से लोग आकर यहाँ पे सेटल डाउन हुए। लेकिन फिर स्ट्राइक हुआ और फिर धीरे धीरे सब कुछ ठप हो गया, उसके बाद तो सब मशीन्स आ गए। ठीक है, बट दिस इज हाउ मुंबई प्रॉस्पर्ड, इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा बढ़ हैं, बट दीज आर नॉट एनफ टू सारे जॉब सीकर्स को या सारे जिनको जॉब चाहिए उनको जॉब हम दे सकें, इतना भी भारी भरकम नहीं है। ठीक है, स्लो ग्रोथ है, जॉब्स एंड जॉब सीकर्स, तो इतना आपका जॉब है तो आपका भाई साहब जॉब सीकर्स की संख्या ऑलमोस्ट ट्रिपल है। ठीक है, जितना जॉब है उसके जॉब सीकर्स। विथ irregular small incomes, these people could not afford expensive housing, एक्सपेंसिव हाउसिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और मुंबई में एक्सपोजिव मतलब बहुत ज्यादा है एक्सपेंसिव। मुंबई इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग। एक जोड़ी जूते रखने के यहाँ पे 40,000 रुपए लगते हैं भाई साहब। ठीक है, मतलब 1 स्क्वायर फीट का एरिया का आपका बोल रहा हूँ रेट। ठीक है, so this is how expensive it is. They started living in slums on the outskirts of the city. तो आपके भाई साहब यहाँ पे क्या होगा, ये slums में रहने लगे। And the problems of poverty, largely a rural phenomena, also became the feature of the urban sector. तो अभी तक जो आपके रूरल एरिया में पॉवर्टी देखने को मिलता था, वो राइट इन द हार्ट ऑफ अर्बन सिटीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका धारवी इज द लार्जेस्ट स्लम एरिया ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट ऑफ एंटायर एशिया। और अगर हम देखेंगे, मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, द रिचेस्ट ऑफ ऑल, स्टिल इट्स हैज द बिगेस्ट स्लम एरिया, ये स्लम एरिया है। ठीक है, तो ये जो रूरल पॉपुलेशन है
यहाँ पे आकर सेटल डाउन हो रही है। अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन सिटीज, मेनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज रिक्शा पुलर्स, ठीक है, वेंडर्स, वेजिटेबल वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, ठीक है। तो ये सारे जॉब्स में इन्होंने अपना कैसा भी करके गुजर बसर कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक बहुत बड़े पैमाने पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। पगार मिली तो मिली, नहीं मिली तो कुछ नहीं, ऐसा, ठीक है। स्टेट द 4 causes of poverty. What are the 4 causes of poverty? Huge income inequalities. One of the major reasons for this is the unequal distribution of land and other sources. तो लैंड और अदर सोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा अनइक्वल है, ठीक है, बड़ा ही अनइक्वल है। तो कहीं पे भाई साहब पानी की भरमार है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पे मानसून क्लाउड्स होते हैं, आपका भाई साहब जून से चालू किया है, अभी नवंबर आने को है, लेकिन मानसून चालू ही है भाई साहब, कभी भी बरस रहा है, अभी भी बरस रहा है, छाता लेके जा रहे लोग, ठीक है। तो नवंबर हो गया लेकिन फिर भी पानी बरस रहा है, ठीक है, नवंबर हो गया फिर भी। अभी यही चीज अगर आप देखोगे, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स के इधर विदर्भ रीजन है, जहां पे फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड्स बिकॉज दे डू नॉट हैव एनफ ऑफ वाटर टू इरिगेट देयर फील्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके की भाई साहब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है, ठीक है। सो वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेस, ठीक है। अबाउट 80% ऑफ फार्मर्स इन इंडिया आर स्मॉल फार्मर्स ओइंग लेस देन 2 hectares ऑफ लैंड। तो 80% फार्मर्स भाई साहब छोटे छोटे लैंड्स को ओन करते हैं, ठीक है। द रिमेनिंग फार्मर्स आर मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स owing more than 2 to 10 hectares. Despite many policies, we have not been able to tackle the issue in a meaningful manner. Major policy initiatives like land reforms, which aimed at redistribution of assets in rural areas, ये था पहला एक reform movement, have not been implemented properly and effectively by most of the state governments. तो land का जो distribution है वो farmers को जाए ताकि ज्यादा फायदा उठा पाए, ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। Socio-cultural factors. In order to fulfill social obligations and observe religious ceremonies, people in India, including the very poor, spend a lot of money. ये एक बहुत बड़ा धब्बा है हमारा, ठीक है, इसको समझिए। अभी क्या चल रहा है? नवरात्रि, इसके बाद क्या आएगा? दिवाली, इसके पहले क्या गया? गणपति, ठीक है। उसके बाद तो उसके पहले तो पोंगल, बैसाखी, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। दूसरे कंट्रीज में अगर आप जाएंगे 25 दिसंबर, बस वही एक फेस्टिवल है, ऐसा नहीं कोई छुट्टी नहीं लेते हैं, ठीक है। इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए, और हम हर समय बढ़ चढ़ के सेलिब्रेट करते हैं। एक एक फेस्टिवल में आप देखिए भाई साहब खर्चा कितना है, एक गणपति में, एक इसमें। नथिंग अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ पीपल, but what is happening is at the same time a huge amount of resources are getting drained out. पटाखे फोड़ के क्या कर लोगे? देखो, आपने पैसा खर्चा किया, पटाखा लाया, फूट गया, 1 मिनट में 1000 रुपए चले गए। इज इट बेनिफिटिंग? अगर यही 1000 रुपए हम मतलब चैनलाइज करके कोई बेनिफिशियल काम करते तो शायद कुछ हो तो पाता, ठीक है। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारा इतना सारा फेस्टिवल्स है। देखो, फेस्टिवल्स होने का मेन कारण क्या है? कभी इस चीज पे गौर किया है? इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, वी आर प्राउड टू हैव फेस्टिवल्स, ठीक है, ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन व्हाई आर देयर सो मच ऑफ फेस्टिवल्स? हाँ, सबकी डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी है, पहले से फॉलो किए हैं, क्यों किए हैं पहले से फॉलो, और सबकी डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी क्यों है? क्या ऐसा कारण हो सकता है कि हम इनहेरेंटली दुखी हैं? बहुत डीप कारण बोल रहा हूं मैं, ठीक है, कि हम शायद इनहेरेंटली दुखी हैं, इसीलिए खुश होना चाहते हैं, और खुश होने का कोई जरिया नहीं है हमारे पास, ठीक है। मतलब अगर मुझे खुश होना है तो गणपति में नाच कर ही मैं खुश हो पाऊंगा, या दिवाली में 4-5 पटाखे फोड़ के ही मैं खुश हो पाऊंगा, मेरे पास जरिया नहीं है, घुटन सी है। सुबह भाई साहब 8 बजे मेरे को एक ट्रेन पकड़ना है, और मेरे 1.5 घंटे की जर्नी में मेरी सांसें अटकी रहेंगी। अंडरस्टैंड द फ्लाइट। 1.5 घंटा मैं अपने गंतव्य तक जाऊंगा, और मतलब ऐसा है कि धक्कम धुक्की, मारा मारी, फिर कैसे भी करके उतरूंगा, फिर बॉस की झिझक गाली सुनूंगा, फिर काम वाम करूंगा, टेम्परेचर तो जो है, फिर वापस आऊंगा वही धक्कम धुक्की, उसी में जद्दोजहद में, घर में आके घर के अलग प्रॉब्लम्स, बच्चों की फीस, ये वो। इट्स अ स्ट्रगलिंग लाइफ। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी इनहेरेंटली हैप्पी इन दिस।
कौन है जो मतलब एकदम सुख चैन से बैठकर मतलब अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो। बाहर के देशों में कामकाज कर रहे हैं लोग, लेकिन उनका भाई साहब बड़ा क्राइटेरिया। आप अगर बाहर के देशों में जाएंगे ना, स्कूल में आप किसी बच्चे को सैटरडे और संडे में अगर होमवर्क दे रहे हैं ना, टीचर पे केस बन जाएगा, नहीं दे सकते आप। ये उनका टाइम है, दिस इज देयर टाइम। आपने अगर होमवर्क दिया तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने वीकेंड पे होमवर्क क्यों दिया है। होमवर्क तो पहली बात होता नहीं है, आपका बच्चा इतना कमजोर है या ये स्टेप्स लिए गए हैं, ये टेस्ट कन्वर्ट करवाए गए हैं, इसीलिए हम जाकर यहाँ पे होमवर्क दे रहे हैं। इतना झमेला कौन पाले, ठीक है। आप नहीं दे सकते क्योंकि उनका फ्री टाइम है वो, ठीक है, दैट इज देयर फ्री टाइम। वीकेंड्स मतलब सैटरडे संडे को उनको एंजॉय करना है, ठीक है, बट दे कैन अफोर्ड दैट लग्जरियस लाइफ, वी कैन नॉट। तो शायद हम एक एवरेज जीवन में खुशी ढूंढ पाना हमारे लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए शायद इतने सारे फेस्टिवल्स और इतने सारे सेलिब्रेशंस हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस। अगर आप गणपति के प्रोसेशन में या माता रानी के विसर्जन में नाच रहे हैं, एक महिला को सोच लो, नाच रही है, वो चलेगा। अगर वही महिला किसी डिस्को या पब में जाकर नाचे तो आप उसको बोलेंगे कि ये चरित्र में कुछ गड़बड़ है ना, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। सो ये हमारा माइंडसेट है, बिकॉज वी आर यूज्ड टू अ सर्टेन वे ऑफ सेलिब्रेशन, वी आर नॉट यूज्ड टू द अदर वे ऑफ सेलिब्रेशन। नाच दोनों ही रहे हैं, लेकिन परिभाषा अलग हो जाती है। इस सोच को समझिए, ठीक है। तो ये आपका सोशो कल्चरल फैक्टर है, ठीक है। इसमें हम किसी रिलीजन को या किसी त्योहार की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन त्योहारों में इतना इन्वेस्टमेंट है कि कहीं ना कहीं हमारा, अभी आप देख लो, अपना कैलेंडर उठाकर देख लो, नहीं करके भाई साहब आपके कितने मतलब 365 डेज में मैं आपको ना हिसाब दे सकता हूं, कम से कम 150 दिन आपकी छुट्टियां होती हैं, 150 दिन छुट्टियां होती हैं। अभी इस चीज को और समझो, ये 150 दिन छुट्टियां आप ऐसे ही, अभी आपका ग्रेजुएशन होते होते 21 साल हो जाएंगे, तो 21 सालों से आप एक प्रैक्टिस में हो। दिवाली आई है तो 10 दिन की छुट्टी, गणपति आई है तो 5 दिन की छुट्टी, ऐसे ही आप ऐसी ही परवरिश हुई है ना आपकी। जब आप किसी जॉब में जाते हो और आपको वो छुट्टी नहीं मिलती है, तब भाई साहब क्लैश, बॉस के साथ क्लैश, ठीक है। और बॉस के साथ क्लैश मतलब भयंकर क्लैश। सबको छुट्टी चाहिए दिवाली में, तो बॉस क्या अपना ऑफिस बंद कर दे या वो कंपनी बंद हो जाए? आप इस चीज को सोचिए, ये स्ट्रगल चालू होगा, ठीक है। देयर विल बी द स्ट्रगल। आप 21 ईयर्स से ये 150 दिन की छुट्टी के अभ्यस्त हो गए हो। अचानक भयानक में चेंज नहीं हो सकता, और होगा भी तो काफी फ्रिक्शन क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है ये? मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं जिस ऑफिस में काम करता था, तो मैं ऐसे इंटरव्यूज ले रहा था एक बार, और मैंने ना एक मोहम्मडन कैंडिडेट को रिजेक्ट किया। रिजेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो केपेबल नहीं थे, रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि उन्होंने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया था, काफी अच्छा काम किया था। वो प्रोजेक्ट हमारे कंपनी में अभी भी लॉन्च नहीं हुआ था, या हम उस प्रोजेक्ट में मैच कोई काम नहीं कर रहे थे, लेकिन ही हैड अ गुड एक्सपीरियंस। कम से कम 10-15 साल का उनका एक्सपीरियंस था। ही केम फॉर एन इंटरव्यू, तो मैंने रिजेक्ट किया। तो मेरे जो बॉस हैं वो आए, उन्होंने बोला तूने रिजेक्ट क्यों किया? मैंने बोला देखिए ये प्रोजेक्ट था। बोला अरे पागल, प्रोजेक्ट गया भाड़ में, तू ऐसे सोच, ठीक है। तेरे पास भाई साहब आज की तारीख में 10 लोग हैं, और ये 10 के 10 लोग अगर हिंदू हैं, कल दिवाली में तेरा ऑफिस खाली रहेगा। कम से कम ये मोहम्मडन तो बैठे रहते ना ऑफिस में, काम तो करते रहते। हम क्लाइंट को दिखा तो सकते थे कि काम चल रहा है, स्लो चल रहा है लेकिन चल रहा है, अपॉइंट कर ले इनको। तो देखिए मतलब हमारे को, मतलब हम ऐसे सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग इन दीज लाइन्स, वी आर थिंकिंग इन दीज लाइन्स। इज दिस अ राइट वे ऑफ थिंकिंग? नो, बट वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शंस। हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हो जाती है कि हमारा रिलीजियस फर्वर या आपके देखो, अरे भाई साहब एक दाम्पत्य का भाई साहब शादी चल रहा है 1.5 महीने से, व्हाट आर वी ट्राइंग टू इम्पोज ऑन द वर्ल्ड? हाँ, मतलब बाहर के लोगों को आके नचवा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आप, ठीक है। 1.5 महीने से भाई साहब इनका शादी चल रहा है। आज एक इंसान की डेथ हुई है जिन्होंने शादी नहीं की, और जबकि वो दुनिया के नहीं, मतलब इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। कोई दिखावा नहीं है, नो शो ऑफ। क्या ऐसे जीना मुश्किल है? आप चॉइसेस क्या करते हैं? लुक एट हिज लाइफ, कैसे उन्होंने जिया है अपने। उन्होंने शादी नहीं की है, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कुछ नहीं। ही वॉज अ सुपर इंडस्ट्रियलिस्ट। उनसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट शायद इंडिया में नहीं होगा। यू नो हिम, रतन टाटा, ठीक है। ही डाइड टुडे,
ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज एज, बट कोई शो ऑफ नहीं है. सो इट्स अपॉन यू हाउ. और ये पूरी एक्चुअली खानदानी बिजनेस फैमिली है. जमशेद जी टाटा ने जब टाटा इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया, दैट वाज वे बैक व्हेन द ब्रिटिशर्स वर स्टिल देयर, एंड लुक एट द वे विच दे हैव प्रॉस्पर्ड. ठीक है, सो ये हमारी सोच है. दिस इज बेसिकली जस्ट आवर परसेप्शन. ठीक है, तो in order to fulfill social obligations and observe religious ceremonies, people in India, including the very poor, spend a lot of money. ठीक है, आप भाई साहब देखोगे अक्सर लोगों से आप जब आपके पापा या आपके घर में कोई पेमेंट्स की बातें कर रहे होंगे तो वो बोलेंगे दिवाली की बात करता हूँ, होली की बात करता हूँ. अरे दिवाली और होली से क्या है, पेमेंट करना है भाई साहब. लेकिन हम अपने चीजों को उसके अगेंस्ट ओरिएंटेशन करते हैं. ठीक है, मेरे घर के बाजू में या मेरे बिल्डिंग के बाजू में कुछ कचरा फेंका गया था, तो मैंने कंप्लेन किया, तो उन्होंने बोला नवरात्रि जाने दीजिए, हम करते हैं. मैंने बोला नवरात्रि के साथ कचरा फेंकना या उसको साफ करना, इसके साथ क्या कोरिलेशन. लेकिन हम ज्यादा करके इन सब चीजों से अपने आप को कंबाइन करते हैं, इन सब चीजों से हम अपने आप को सेंट्रिक करते हैं, और कोई रिलेशनशिप नहीं है. देयर इज एब्सोल्युटली नो रिलेशनशिप एट ऑल. कुछ बोलना है? ओके, सो there's so much of time, money and energy that we spend in these rituals. I am not questioning these rituals, but maybe that much amount of time, money or energy is not required. आप आज देख लो भाई साहब, कामोटे का एक चक्कर लगा के आपको मैं बोल रहा हूँ, ये सारी लाइटें जो जल रही हैं, जो सब म्यूजिक जो चल रहा है, ये जो सारे हैलोजेंस चल रहे हैं, और जो आपके थिरकते हुए कदम हैं उनका तो छोड़ दीजिए, लेकिन आपका इलेक्ट्रिसिटी आप सोच रहे कितना कंजम्पशन हो रहा है? आर यू इवन थिंकिंग अबाउट इट? कैन यू अफोर्ड दिस मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हर ट्यूसडे को हमारे यहाँ पे लाइट जाती है क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो चल रहा है ये अफोर्ड कर पा रहे हैं. थिंक अबाउट इट. ठीक है, ओके, सो स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक सीड्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स. ठीक है, सम सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स, दे बोरो. ठीक है, तो सेविंग्स नहीं है तो इसलिए दे बोरो. Unable to repay because of poverty, they become victims of indebtedness. तो अभी ये एक दलदल में फंसते जाते हैं. दे बेसिकली एक दलदल से दूसरा दलदल, दूसरे दलदल से तीसरा दलदल, ऐसा फंसते जाते हैं. सो द हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी. ये कॉज भी है और इफेक्ट भी है. मनी ओड टू अनदर. ठीक है, तो पुअर टेक लोन, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैन नॉट रेप पुअर. तो ये विशियस साइकिल चलता ही रहता है. ठीक है, दिस कीप्स ऑन हैपनिंग. सो अभी आपके कितने भाई साहब एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या क्या है? प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब अपने मार्केट्स को गवर्नमेंट ने खोलना चालू किया है. टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स. तो गवर्नमेंट ने काफी सारे रूरल एरियाज में एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं. ठीक है, जिसके चलते जैसे समझ लो रूरल एरियाज का एक मेन मुद्दा यह है कि फार्मर्स को हर समय जॉब नहीं मिलता है. दे आर नॉट एट वर्क ऑल द टाइम. ठीक है, तो इनके लिए गवर्नमेंट ने एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है कि जहां पे ये इनको हर मतलब 3 महीने में काम मिलेगा. 3 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जिसमें इनको पगार भी मिलेगी, काम हो ना हो पगार मिलेगी. और अगर कोई काम है गवर्नमेंट का, जैसे रोड लेआउट है या कहीं पे कुआं खोदवाना है या कहीं पे स्कूल बनवाना है, तो इन लेबरर्स को वो ले जाकर काम करवा सकते हैं. ठीक है, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन 1970 was 3.5. In 1980 to 1990, it increased to 6%. The higher growth rates have helped significantly in the reduction of poverty. Therefore, it is becoming clear that there is a strong link between economic growth and poverty reduction. More economic growth leads to lesser poverty. Economic growth happens through the development in agriculture and industrial sector. ठीक है, तो जितना भाई साहब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ होगा उतना ही इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा. इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन से रिसोर्सेज चाहिए? आपका एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब ह्यूमन डेवलपमेंट के रिसोर्सेज हैं. तो जितना आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा उतना ये सब भी ग्रो होगा. ठीक है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हेल्थ केयर. दिस ऑल्सो encourages people to send their children, including the girl child, to schools in the hope of getting better economic returns from investing in education. You educate a man, you educate a man. You educate a woman, you educate a generation. तो ज्यादा करके हमको ये जो वो जो फार्मर गलती कर रहा था कि अपने बेटियों को ना पढ़ाकर वो पैसे बचा रहा था उनकी शादी के लिए, that was a wrong decision. You educate a woman, you educate a generation. ठीक है, आप देखोगे आपके स्कूल में प्रोविजंस हैं कि जितने भी किंडरगार्टन के बच्चे हैं उनको लेडीज संभालेंगी, सर लोग नहीं होंगे.
आप लोगों के लेवल पे सर रहेंगे, लेकिन ज्यादा करके क्योंकि बच्चों को सिखाना प्राइमरली लेडीज लोगों का उस टाइम पे काम होता है, ठीक है, ज्यादा छोटे बच्चों को वही सिखा पाएंगे, ठीक है, तो वहां पे नॉलेज नहीं, वहां पे उनका वात्सल्य या उनका ममता ज्यादा काम करेगा, ठीक है। तो टारगेटेड आप देखोगे भाई साहब, ये सब प्रोग्राम्स हुए हैं, ठीक है, आपके नेशनल, तो नरेगा, ठीक है, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, ये सब भाई साहब आपके एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स हैं। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसके तहत हर फार्मर को 3 महीने का काम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, साल में, और इसमें उसको पगार भी मिलेगी, काम मिले ना मिले पगार मिलेगी। काम मिलेगा कैसा, जैसे गवर्नमेंट का कोई काम होगा तो उसमें उसको आकर हाजिरी देनी पड़ेगी। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये सारे गवर्नमेंट ने कुछ योजनाएं या रोजगार, ठीक है, जिसके चलते ये सब हुआ है। तू उसको अभी एडवाइस दे, वो भी मारवाड़ी है, ताला नहीं लगाया था, ठीक है। ये सब आपके हो गया भाई साहब। इट वाज पास इन सितंबर 2005, द एक्ट प्रोवाइडेड 100 days assured एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर, ठीक है। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा पास हुआ था, ठीक है। तो 100 days मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका, कम से कम, ठीक है, 3 महीने का एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो 2005 में नरेगा पास हुआ, 3 महीने का एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इट वाज द एक्ट प्रोवाइड्स 100 days ऑफ assured एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू एवरी, ठीक है, household in 200 districts. Later the scheme will be extended to 600 districts, ठीक है। 1/3 of the proposed jobs would be reserved for women, तो ये women के लिए होंगे। The central and state government will also establish national employment guarantee funds. Under the program, if an applicant is not provided employment within 15 days, she will be entitled to a daily employment allowance. तो 15 दिन में अगर भाई साहब उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो उसको ये एम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, एक पगार टाइप की मिलेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। उसकी जरा मदद कर दे भाई साहब।